हेलो दोस्तों, स्टडी विथ कॉन्सेप्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री ऑप्शनल मैपिंग को अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो अब मैपिंग का ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, वो दिन ब दिन बदलता जा रहा है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टफ होता जा रहा है। अब वो चीज़ नहीं रह गया कि चलो इजी है, नवपाषाणकालीन स्थल पूछ लिया, मध्यपाषाणकालीन स्थल पूछ लिया, राजधानी नगर पूछ लिया, तो अप्राचीन विश्वविद्यालय केंद्र पूछ लिया, तो हम लगा करके चले आएंगे। अब ऐसा नहीं है, आगे हम लोग उसको देखेंगे। मैंने यहाँ पर कई सारी चीज़ें क्रॉप करके लिया है यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए। तो यही चीज़ आप लोगों को समझनी है कि अब किस तरीके से नवपाषाण काल को चेंज कर दे रहा है, राजधानी नगर को चेंज कर दे रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो इसमें आपको 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो यही कि आपको एक ब्लैंक मैप लेना है। ब्लैंक मैप को लेकर के आपको देखना है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। ये नहीं कि चलो आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिया है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, तो इसमें नाम है, तो ठीक है, पहले आप नाम को देख लीजिए। आपकी नज़र में ये पूरी मैपिंग होनी चाहिए, ये पूरी मैपिंग कि कहाँ पर अफ़गानिस्तान है, कहाँ पर पाकिस्तान है, कहाँ पर ये आपका लद्दाख है, कहाँ जम्मू कश्मीर है, कहाँ पर महाराष्ट्र है, कहाँ पर कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश कहाँ है। मतलब ये ना एकदम माइंड में फिट होना चाहिए कि मैपिंग देखते ही तुरंत आपके माइंड में जाना चाहिए कि यहाँ यूपी है, यहाँ बिहार है। इस तरीके से ये ब्लैंक मैपिंग है, इसको आपको तैयार करना है। पहले इसको, ये चीज़ें आपको देखनी है, बार बार देखनी है, खाना खाते हुए, सोते हुए। आप ऐसे भी देखेंगे तो भी चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। रटिएगा मत। बहुत से लोग हैं ट्रिक बना करके मैपिंग को बताते हैं कि इस ट्रिक से आप मैपिंग को वो कर सकते हैं कि ये है, यहाँ से यहाँ गया, मित्र से मिला। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और इसमें कहीं ना कहीं भूलने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ें, इस पर आपको नहीं जाना है, शॉर्टकट ट्रिक नहीं अपनाना है, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक अपना करके अब आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होने वाला है। आपको अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है कि देखते ही आपको अंदाज़ा लग जाए कि हाँ, यहाँ पर आपका राजस्थान है। ठीक है, जैसे कि यहाँ है। तो सबसे पहले तो आपको यही काम करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप सपोज एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में कोई साइट्स दिया हुआ है, मान लीजिए कोई साइट्स है, तो उस साइट्स को क्या कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद से देखिए कि वो किस किस काल से संबंधित है, यानी वो नवपाषाण काल से भी है, ताम्रपाषाण काल से भी है, लौह युगीन सभ्यता भी है, बस्तियों का वहाँ पर निर्माण हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो किस काल से वो संबंधित है। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि वहाँ पर किस किस चीज़ के साक्ष्य पाए गए हैं, क्योंकि यदि आप 21 और 22 के मैपिंग को उठा करके देखेंगे तो डायरेक्टली उनकी जो विशेषता है उन स्थलों की, वहाँ पर क्या क्या साक्ष्य पाए गए हैं। अब इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो आपको ये देखना है कि उसकी क्या विशेषताएं हैं। इससे आपको 2 फायदा होगा, 3 फायदा होगा। एक तो यदि प्री में किसी को लेकर संस्कृति में से क्वेश्चन आ जाता है विशेषताओं को लेकर के, या फिर यहाँ पर कहाँ पर कौन से साक्ष्य पाए गए हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर आपका यूपीएससी में भी चीज़ें पूछ लेता है। जैसा कि धौलावीरा में आप देखेंगे कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य जो है पीसीएस में भी पूछा है, बिहार में भी पूछा है और आपका यूपीएससी में भी पूछा है। और 2022 का पेपर तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें फैक्ट पर आधारित थी। और इस बार मुझे लगता है कि जो पीसीएस वाले स्टूडेंट होंगे वो लोग भी इसमें बाजी मारे होंगे। ठीक है, तो एक तो आपका प्री पास और प्री क्लियर हो रहा है। ठीक है, प्री अच्छे से आपका क्लियर हो रहा है कि क्या विशेषताएं हैं इसकी, कौन से साक्ष्य पाए गए हैं। दूसरा, मेंस के भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार हो रहे हैं कि किसी भी चीज़ की विशेषताओं के बारे में आप आराम से उसको लिख सकते हैं। तीसरा, आपका मैपिंग तैयार हो रहा है। मैपिंग कैसे आपका तैयार हो रहा है कि किसी भी काल के बारे में यदि आप उसकी विशेषताओं को समझ लेते हैं तो आपको मैपिंग में सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो, मान लीजिए कि मैं कह रही हूँ कि बुर्जहोम, तो बुर्जहोम कहाँ पाया गया था, कश्मीर में। बुर्जहोम कहाँ है, कश्मीर में है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ, ये कश्मीर में है। मेहरगढ़, तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। अब मेहरगढ़ आप सभी को पता है कि नवपाषाणकालीन स्थल है। बुर्जहोम भी आपका नवपाषाणकालीन स्थल है, इससे भी ये संबंध रखता है।
तो अब नवपाषाण काल की जो विशेषताएं आप पढ़े हैं, अब आपको यहाँ पर इसके लिए अलग से 3-4 पॉइंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे ही लोकेशन पता चला आप उसकी विशेषताएं लिख दीजिए कि यहाँ पर गर्तावास के साक्ष्य पाए गए हैं, बुर्जहोम में कुत्तों के मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य पाए गए हैं, उपकरण पाया गया है। इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हैं और इसमें आपका 1.5 नंबर आराम से, 1.5 नहीं 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, और आप यदि लोकेशन को दर्शाते हैं तो आपका 1.5 आपका यहीं कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि लोकेशन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पर क्या लिखते हैं ये नहीं पता। ठीक है, चलिए इसमें यदि आप कुछ भी लिखते हैं तो ये मान लीजिए 1 नंबर का है तो एग्जामिनर आपको मतलब आधा नंबर दे ही देगा। ठीक है, तो यदि आधा आप यहाँ से निकालते हैं और 1.5 नंबर यहाँ से निकालते हैं तो आपका 2 नंबर, 2.5 में से आपका 2 नंबर आ जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसा तो है नहीं कि आप ये जो 20 पॉइंट्स हैं उन 20 पॉइंट्सों के बारे में अगर आप 3-4 ऐसे लिखते हैं लाइन, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी में आपको एग्जामिनर जो है आधा नंबर ही देगा, किसी में 1 भी दे सकता है। तो आप आराम से 40 से 45 नंबर तक इसमें ला सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में इतने अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो मैपिंग से आप 50, अगर आप 50 में से, चलो मैं 40 ही लेकर के चल रही हूँ, 40 नंबर पाते हैं तो ये आपके स्कोर को बढ़ा देगा। ठीक है, और लोग तो 5 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर से भी IAS बनने से चूक जाते हैं। तो यहाँ पर तो बात तो 40 से 50 की 40 से 45, 50 के बीच की हो रही है, तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको मैपिंग आपके माइंड में फिट होना चाहिए। दूसरा, NCERT पढ़ते हुए आपको साइट्सों के बारे में पढ़ना है और ये विशेष करके ध्यान रखना है कि किस काल से संबंधित है। तीसरा, यहाँ पर किस किस चीज़ों के साक्ष्य पाए गए हैं ये। और चौथा काम जो आपको करना है, सीधे PYQ के आना, PYQ पे आना है और उसमें ढूंढना है कि 15 में आप 2008 से कर लेंगे तो भी बहुत है। 2008 से यदि आप 2022 तक के पेपर को सॉल्व करते हैं तो 50% आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है, वो अभी हम नीचे देखेंगे। कई क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आना है और देखना है कि कितने जो आपके यहाँ पर हैं क्वेश्चंस वो मैच कर रहे हैं NCERT को पढ़ने के बाद से। कुछ आपने NCERT पढ़ा, कुछ आपने क्या किया कि यहाँ पर आकर के PYQ सॉल्व किया। अब PYQ सॉल्व करने के बाद से आप किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लास के नोट्स को ले सकते हैं जो मैपिंग का है। क्लास नोट्स हो या फिर कोई बुक हो, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, ये दोनों पढ़ने के बाद से सीधे आने से कि मान लीजिए कि आपने नवपाषाणकालीन स्थल पढ़ लिया, आपने NCERT से भी पढ़ लिया, और ये चीज़ें नोट्स बनाने के दौरान ही करनी है। ये नहीं कि आप अलग से मैपिंग तैयार करने के लिए बैठ रहे हैं, या ऐसा ना हो कि आप NCERT पढ़ रहे हैं तो मेंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप नोट्स बना रहे हैं, प्री के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। आप एक काम करिए, 3 बार किसी चीज़ पे मेहनत मत कीजिए। 6 क्लास के NCERT उठाइए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये नहीं कि 6 क्लास के NCERT आपने उठा ली, उसको एक बार पढ़ने बैठे। ठीक है, एक बार आपने पढ़ लिया, उसको हाईलाइट किया कि क्या क्या मुझे नोट डाउन करनी है। दूसरी बार आपने प्री के फैक्टों को क्या क्या नोट डाउन किया। अब फिर तीसरी बार पढ़ने बैठे कि मेंस के हिसाब से कौन कौन से पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपने एक बार इसको रीड मारी, फिर हाईलाइट किया, फिर मेंस पे आप बैठ गए कि मेंस का पहले नोट डाउन कर लेते हैं। मेंस का करने के बाद से आप मैपिंग को देखेंगे, फिर मैपिंग को पढ़ेंगे, साइट्सों को देखेंगे कि कहाँ कहाँ है, फिर उसको वो करेंगे, हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद से फिर उसको क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो ऐसे तो आपको 2 महीने तो इसी में निकल जाएंगे। तो ये काम आपको नहीं करना है। आप भले ही 4 घंटे दीजिए NCERT पे, एक NCERT पे एक दिन में 4 घंटा दीजिए, लेकिन उसको प्री, मेंस और मैप तीनों को साथ लेकर के चलिए। ठीक है, एक साथ लिखिए, क्योंकि आपको पता ही है कि हमें आंसर को वेरीफाई करने के लिए फैक्टों की ज़रूरत पड़ती है। तो बुर्जहोम से मालिक के साथ कुत्तों का दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, इसका मतलब कि कुत्ता वफादार होता होगा, कुत्ता पालतू जानवर होता होगा, इससे हमें ये अंदाज़ा लगता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको वहाँ पर प्री के हिसाब से, जहाँ पर प्री है उसको आप हाईलाइट कीजिए, वहाँ पर लिख दीजिए PT। बाकी जो मेंस का आपका कौन सी विशेषताएं क्या हैं तो वो लिख दीजिए आपकी ये मेंस का है।
फिर नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं, तो सीधा नीचे आइए, एक मैपिंग बनाइए और मैपिंग बना करके वहाँ पर दर्शा दीजिए कि ये लोकेशन जो है यहाँ पर है और ये इस काल से संबंधित है। तो ये है आपका होलिस्टिक वे में तैयारी करना। नहीं तो फिर आप एक बार प्री के लिए नोट कीजिए, फिर एक बार आप मेंस के लिए कीजिए, फिर अलग से मैपिंग कीजिए, तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा और आपको तो टाइम का तो पता ही है कि कैसा टाइम आपका निकल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रख करके पढ़नी है। अब हम आते हैं सीधा यहाँ पे, ये 2015 का क्वेश्चन है। अब ये देखिए, पहला आपसे पूछा है नवपाषाण युगीन स्थल, ये पहला। अब ये लोकेशन देखिए किसका है, ये बुर्जहोम का है, बुर्जहोम का है। ये कब पूछा है आपका, 2000, यहाँ पर मैंने लिया है, ये 2015 का है। फिर यहाँ पर पूछा है नवपाषाण कालीन स्थल, दूसरा। तब देखिए दूसरा ये कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में आ रहा है, लोकेशन आपको पता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। तो ये किसकी बात कर रहा है, तो ये मेहरगढ़ की बात कर रहा है। ठीक है, ये भी आपका 2015 में पूछा, ये मेहरगढ़ की बात कर रहा है। उसके बाद से आप यहाँ आइए, ये देखिए नंबर का, ये शैक्षिक केंद्र के बारे में पूछा है। तो यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर शैक्षिक केंद्र, ये लोकेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब बिहार का है तो कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि मैम यदि एक जगह 2 स्थल दे दे नवपाषाण कालीन का, तो उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किसके बारे में बता रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो एक बार में एक ही चीज़ देता है, 2 चीज़ नहीं देता है एक जगह। भले ही अगली बार वो दे नाम चेंज करके दे, लेकिन वो एक बार में एक ही लोकेशन को दर्शाता है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी, जैसे कि यहाँ पर ये जो बात कर रहा है शैक्षिक केंद्र का, ये विक्रमशिला की बात हो रही है, विक्रमशिला की बात कर रहा है, ना कि नालंदा का। तो ये लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये थोड़ा सा इधर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। लेकिन यदि हम नालंदा को देखें कि नालंदा कहाँ है, तो ये देखिए 22 में पूछा है यही क्वेश्चन। ये 2022 की मैपिंग है, आप देखिए। अच्छा, ये 22 में नहीं है, 20 में है, ये देखिए 2020 में ही रिपीट किया है, प्राचीन शिक्षा केंद्र। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए शैक्षिक केंद्र, ये भी ऐसे ही पूछा है। कई जगह आपको किसी एक साल में और पूछा है, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, प्राचीन शैक्षिक केंद्र ही करके वहाँ भी पूछा है। तो ये कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप लोकेशन को ध्यान रखेंगे। ये पूर्व की तरफ है, और यदि हम यहाँ पर देखें 20 वाले में, ये 20 वाले में ये प्राचीन शिक्षा केंद्र, तो इसको देखिए, ये नालंदा की बात कर रहा है, ये नालंदा की बात कर रहा है। अब कैसे नालंदा और विक्रमशिला हो रहा है, तो यहाँ देखिए, ये देखिए हमने क्या देखा, ये नालंदा यहाँ है, नीचे की तरफ है। तो ये नालंदा की बात कर रहा है, यानी नालंदा नीचे है और विक्रमशिला, अब देखिए विक्रमशिला पूर्व की ओर है, ऊपर की तरफ है। ये देखिए विक्रमशिला ये इधर की तरफ है, और नालंदा आपका यहाँ दिया है, यहाँ। तो आपको ये लोकेशन ध्यान रखना है कि यहाँ पर नालंदा है और यहाँ पर विक्रमशिला है, वरना आप कन्फ्यूज जाएंगे, क्योंकि शैक्षिक केंद्र तो नालंदा भी है, शैक्षिक केंद्र तो विक्रमशिला भी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एक साथ 2 चीज़ें नहीं देगा, और यदि एक साथ 2 चीज़ें देगा भी तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वैसे ये अपवाद हो जाएगा, देगा तो नहीं, लेकिन यदि देता भी है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि चिरांद है, चेचर है। तो चिरांद का लोकेशन कहाँ है और चेचर कहाँ है? चिरांद सारण जिले में है, चेचर किस जिले में है, वो ऊपर है कि नीचे है? तो थोड़ा सा ये आप बैलेंस बना करके चलेंगे, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा नज़र में इसको बिठा के रखेंगे कि कौन पहले है और कौन नीचे है, कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो यहाँ देखिए नालंदा इधर आ रहा है, ठीक है, और ये पूर्व की ओर जा रहा है विक्रमशिला। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो देगा तो अलग ही देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है, यहाँ पर देखिए 2015 का। अब इसको देखते हैं, ये जो 2015 का क्वेश्चन है, नवपाषाण युगीन स्थल, नवपाषाण युगीन स्थल, तो अब ये 2 दिया है। तो देखिए नवपाषाण युगीन स्थल ये भी है, नवपाषाण युगीन स्थल ये भी है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं एक जगह नहीं दिया है, ये 2 जगह दिया है।
तो यूपीएससी इतना भी नाइंसाफ़ी नहीं करेगा आप लोगों के साथ कि एक स्थल है तो एक ही जगह दोनों को दे दे और उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो कि कौन सा किस साइड्स के बारे में बात कर रहा है, जो कि दोनों साइड्स तो एक ही जगह है। तो ऐसा वो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है। अब इसी क्वेश्चन को आप देखिए, रिपीट किया है 2021 में। ये देखिए, नवपाषाणकालीन स्थल, और ये देखिए नवपाषाणकालीन गर्तावास, और एक और होगा आपका, एक और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए प्रारंभिक ग्रामीण बस्ती, ये भी है नवपाषाणकालीन ही, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसे ट्रेंड को चेंज कर दिया। अब उसकी विशेषताओं से क्वेश्चन उठाने लग गया, क्योंकि नवपाषाणकालीन जो ये ग्रामीण बस्ती की बात कर रहा है, ये चौथे नंबर पे। ये किसकी बात कर रहा है चौथे नंबर पे? यहाँ देखिए, ये बात कर रहा है मेहरगढ़ की, मेहरगढ़ की। तो क्या आप विशेषताएं यदि याद कर लेते हैं, आप साक्ष्यों को याद कर लेते हैं, तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे? आराम से दे ले जाएंगे। तो ये मेहरगढ़ की विशेषताओं से लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया है। और यही चीज़ आप देखिए नवपाषाणकालीन गर्तावास, तो ये देखिए सेम लोकेशन, यहाँ पर 3 नंबर कर दिया है, सेम लोकेशन कर दिया। ये किसकी बात कर रहा है? तो ये बुर्ज़होम की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर गर्तावास के साक्ष्य पाए गए हैं। कल को जा करके आपका यहाँ बना देगा कि मालिक के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य, दफनाने का स्थल, ऐसे कर सकता है। अब बताइए आप कहाँ है? और ये बुर्ज़होम देख रहे हैं आप, कहाँ पर है बुर्ज़होम? यहाँ पर है। तो 15 वाले में भी सेम वही लोकेशन आपका देगा। ये देखिए ये पहला है ना, ये देखिए बुर्ज़होम भी यही दिया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चलनी है। लोकेशन एक बार आप जब ना आप PYQ कीजिए तो इस लोकेशन को ध्यान में रखिए कि बुर्ज़होम कहाँ है, मेहरगढ़ कहाँ है, क्योंकि अगली बार देगा ना तो सीधा वहीं देगा। तो आपको यदि चलिए आपको माइंड वहाँ पर काम नहीं किया, ऐसा होना, लेकिन हो जाता है कभी कभी जब हमारे पास टाइम कम रहता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हमको कैसे करना है, तो थोड़ा सा घबराहट हो जाती है और आते हुए क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपको इतना पता है कि ये कहाँ है, तो लिख दिए आपकी कश्मीर में, कश्मीर आपने लिख दिया। या ये आपको पता है कि मेहरगढ़ कहाँ है, तो बलूचिस्तान आपको नहीं याद आ रहा, इतना लिख दिया कि आप पाकिस्तान में है। उसके बाद से इसके नवपाषाणकालीन बस्तियाँ, इसकी विशेषताएं लिख करके सीधा अगले पर बढ़ जाइए। ऐसा तो है नहीं कि 2 नंबर आप नहीं ला पाएंगे, या चलिए 2 नहीं तो कम से कम 1.5 तो आएगा आपका। तो छोड़ना नहीं है, ठीक है, आपको करके आना है। और आप प्रैक्टिस करेंगे, PYQ को सॉल्व करेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको रिपीटेड मिलेंगी। भले ही वो नाम को चेंज कर दे, लेकिन जगह को वो चेंज कैसे करेगा? जगह तो वही रहेगा ना। तो कम से कम उसकी विशेषताओं को तो आप अच्छे से लिख के आ सकते हैं, इस जगह को तो पहचान सकते हैं। चलिए एग्जैक्ट लोकेशन आप नहीं डाल पा रहे हैं कि हाँ ये बलूचिस्तान में है, ये आप नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा तो लगा लेना है कि हाँ ये यहीं पर है। तो अगली बार कुछ भी आपसे पूछेगा तो तुरंत आपके माइंड में जाएगा कि अरे ये तो इसकी बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और ये 1-2 दिन से पढ़ने में नहीं है, इसको एक हैबिट बनाइए। जब तक कि आप खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ अब मेरा मैपिंग बढ़िया है, अब जो ये मैपिंग का लोकेशन है वो सब कुछ मुझे याद है, अब कितना हो विशेषताओं को घुमा करके पूछ ले, मैं आंसर देने में सक्षम हूँ। तो पढ़ने के टाइम पे केवल ये नहीं रटना है ये नवपाषाणकालीन बस्ती है, ये ताम्रपाषाणकालीन बस्ती है, ये लौहयुगीन बस्ती है, नहीं। नवपाषाणकालीन बस्ती है, इसकी विशेषताएं क्या रही, कौन कौन से यहाँ पर साक्ष्य पाए गए, पूछे UPSC क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। तो इस तरीके से आपको तैयार होना है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपका क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। क्वेश्चन आप, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो विशेष करके आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ से 2 चीज़ें आ रही हैं, विक्रमशिला है, नालंदा है, एक जगह अगर 2 चीज़ें हैं तो थोड़ा सा उसको बस आपको ध्यान में रखना है कि वो ऊपर है कि नीचे। जैसे कि गुजरात का भी आप ले लीजिए, गुजरात से भी हर साल यहाँ से साइट्स के बारे में पूछता है। तो आपको अब यहाँ पर पता होना चाहिए कि सुतका गेंडोर कहाँ पे है, जो हड़प्पा कालीन स्थल है उन्हीं को देखना है आपको। पूरा गुजरात का मैपिंग आपको याद नहीं करना है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि धौलावीरा कहाँ आ रहा है गुजरात में, कक्ष कहाँ आ रहा है गुजरात में, ठीक है, सुतका गेंडोर कहाँ आ रहा है आपका गुजरात में,
कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन बीच में है, ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही आपने ये लोकेशन पता किया तुरंत आपका आंसर लग जाएगा वहाँ पे। अब हरियाणा में हिसार कहाँ है, राजस्थान में कालीबंगा कहाँ है, सॉरी हिसार कह रही हूँ, हरियाणा में राखीगढ़ी कहाँ पर है, राखीगढ़ी साइड्स कहाँ है हरियाणा में, वो लोकेशन पता होना चाहिए। कालीबंगा में, राजस्थान का कालीबंगा कहाँ है, वो लोकेशन आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो हड़प्पल, यहाँ पर जो हड़प्पा कालीन स्थल है, जो राजनीतिक राजधानियाँ हैं, वो सारी चीज़ें आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए और आपको लोकेशन एग्जैक्ट पता होना चाहिए जहाँ पर ऐसा सिचुएशन बने इस तरीके का। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, जहाँ पर एक दो चीज़ें आ रही हैं तो वो चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। और ऐसा भी नहीं है कि आप मैपिंग पढ़ रहे हैं तो इससे आपका प्री मेंस में कुछ भी यूज़ नहीं होगा, बहुत यूज़ होगा। एक तो आपका फैक्ट, विशेषता, और ये देखिए मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको दे रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। जो लोगों ने PYQ किया होगा अच्छे से मैपिंग, वो लोग उस क्वेश्चन को सही करके आए होंगे। 2022 में ही है, मैं आपको दिखा रही हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है UPSC ने और इसी बार पूछा है। ये देखिए, ये 10वें नंबर का, प्राचीनतम सातवाहन राजधानी। तो ये जो प्राचीनतम सातवाहन राजधानी था, इन सातवाहनों का प्राचीनतम जो राजधानी थी वो धान्य कटक था, धान्य कटक। और यही धान्य कटक को उठा करके UPSC इसी बार 2023 की बात कर रही हूँ मैं, पेपर उठा के आप देख लीजिए, इसी का पूछा है कि ये कहाँ है। उड़ीसा दिया है एक तो आंध्र प्रदेश दिया है और एक दो और हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक दो। तो कितने बच्चे जो है ना कटक की वजह से उड़ीसा को मार के चले आए हैं कि कटक तो है उड़ीसा में है, तो धान्य कटक भी आपका उड़ीसा में होगा। लेकिन जिन बच्चों ने हिस्ट्री ऑप्शनल के मैपिंग को सॉल्व किया होगा वो आराम से इसको लगा देंगे कि जो धान्य कटक है ये आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में ये धान्य कटक है, ये सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी थी। वो उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़े होंगे, किसने किसके राजधानी बनाया, उस राजधानी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, इसकी विशेषताएं क्या थी, तो वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो आंसर लग ही जाता है आपका। अब मान लीजिए कोई 2 नंबर से फेल हो रहा होगा, मैं हिस्ट्री ऑप्शन वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, मान लीजिए कोई 2 नंबर से फेल हो रहा है तो इस मतलब कि इस एक क्वेश्चन से फेल हो रहा है, और इस एक क्वेश्चन को आराम से सही किया जा सकता था। कैसे? तो ये PYQ जो हैं सॉल्व करके। तो आप PYQ को हल्के में मत लीजिए, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो प्री का हो, चाहे वो मैपिंग का हो, चाहे वो हिंदी कंपलसरी का हो, चाहे वो इंग्लिश कंपलसरी का हो, चाहे वो CSET का हो। PYQ करने का मतलब ढंग से यदि आपने किया तो 50% आपका सिलेबस कवर वहीं हो जाएगा। साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपको ड्राफ्टिंग कैसे वो जो ड्राफ्ट करते हैं क्वेश्चनों का वो कैसे करनी है, ये जो चीज़ें हैं आपको एक आइडिया दे देंगी इसको करने से। और कहीं ना कहीं आप जब पढ़ेंगे चीज़ों को तो उसी नज़रिए से पढ़ेंगे। इसलिए पहले क्या कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए। ये नहीं कि बुक को उठा ले और रटने लग गए और क्या पता जा करके एग्जाम में कि माइंड ही काम नहीं कर रहा है कि मैं पढ़ा क्या था भूल गया। या ऐसा हुआ कि मेंस लिखने बैठे, जो 2-4 क्वेश्चन लिखे 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। तो टाइम मैनेजमेंट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट से एग्ज़ाम का। जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएगा, और सारे क्वेश्चनों का अटेम्प्ट करने का मतलब नंबर बढ़िया देते हैं वो लोग, क्योंकि वो ये देखते हैं एटलीस्ट बच्चे ने प्रयास किया। तो ये सारी चीज़ें आपके हैबिट में होनी चाहिए। अब ये देखिए द्वितीय संगम स्थल पूछ लिया है। अब बताइए, यदि आप प्री के हिसाब से भी पढ़े होंगे संगम काल को तो आप तुरंत बता देंगे कि ये कपाटपुरम में हुआ था, कपाटपुरम में हुआ था ये। अब देखिए द्वितीय संगम स्थल ही पूछ लिया। अब क्या पता कि अगले साल पूछ ले कि प्रथम संगम स्थल आप बताइए मदुरै में हुआ था। तीसरे साल पूछ ले आपसे, अगले साल उसी के अगले साल पूछ ले कि तृतीय संगम स्थल, तो बताइए कि मदुरै में हुआ था। पहला और तीसरा मदुरै में हुआ था, दूसरा कपाटपुरम में हुआ था। अब यहाँ पर आपको द्वितीय संगम स्थल यदि आप पढ़ रहे हैं और यहाँ से आपको 3-4 पॉइंट्स लिखने को बोल दे या 30 शब्द में ही लिखने को बोल दे, तो आप आराम से कह सकते हैं इसके बारे में बता दीजिए कि संगम स्थल क्या होते थे। तो लिख दीजिए ये तमिल कवियों का एक सम्मेलन था, इसी को कहते थे, ठीक है। और ये क्या था, इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो तुलक्कापियर ने किया था। इसमें तुलक्कापियम की रचना की गई थी
बस हो गया आपका। ये आप बहुत वो करना है। तो ये पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो जब आप प्री भी पढ़ेंगे ना तो उसमें भी आपकी मैपिंग तैयार हो रही है। जैसे कि यदि मैं इसमें से 3-4 चीज़ों को करवाऊँ, जैसे कि मान लीजिए मैं इसी की बात करी, पूरा पाषाणकालीन स्थल 1 पे किसके बारे में ये बोल रहा है, 1 नंबर है ना ये देखिए यहाँ है। तो ये कहाँ है, राजस्थान में। तो अब देखिए राजस्थान में कि ये कहाँ की बात करते हैं, डिंडवाना की बात कर रहा है। तो राजस्थान में कालीबंगा कहाँ है, डिंडवाना कहाँ है, गणेश्वर कहाँ है, ये भी लोकेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी हड़प्पा कालीन साइट्स हैं। राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान, बुर्जहोम, बिहार वाले पोर्शन से, और फिर ये जो दक्षिण के हैं यहाँ से। ये तो बिल्कुल रटी होनी चाहिए आपके उसमें ज़बान पे कि तुरंत कोई पूछे कहाँ है तो यहाँ है, ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी कि आपको 2-3 चीज़ें अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊँ कि आपको लिखना कैसे है, तो मान लीजिए आपको यही लिखना है कि नवपाषाणकालीन गर्तावास। तो बताइए तीसरे नंबर पे यहाँ जाइए, देखिए ये किसकी बात कर रहा है, तो बुर्जहोम की बात कर रहा है, बुर्जहोम की बात कर रहा है। तो बताइए ये कहाँ है, तो ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है। लिख दीजिए यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले, दूसरा लिख दीजिए संभवतः कुत्ता पालतू जानवर था। कुछ भी इसी में से उठा के लिख दीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि ये बुर्जहोम है, नवपाषाणकालिक स्थल है तो यहाँ से उपकरण नहीं मिलेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर काफ़ी मात्रा में उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब ये नहीं बताना आपको, यहाँ वेरीफाई नहीं करना है कि कौन कौन से साक्ष्य पाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर बस 30 शब्दों में आपको बतानी है, तो संक्षिप्त में ही आपको बताना है। बस हो गया आपका 30। अब ये लोकेशन पता था, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, आधा नंबर मिले बट मिलेगा तो सही। अब वैसे ही यहाँ पर आइए, प्रारंभिक ग्रामीण बस्ती, तो ये 4थे नंबर का देखिए, 4था नंबर कहाँ है, तो ये देख सकते हैं आप। ये किसकी बात कर रहा है, तो ये मेहरगढ़ की बात कर रहा है। यहाँ आइए, मेहरगढ़, एक तो ऐसे लीजिए मेहरगढ़, ये कहाँ है, तो ये है वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है। ये हो गया आपका। ठीक है, इसके साथ ही लिख दीजिए 2-3 विशेषताएं इसका। यह एक अब ये इम्पोर्टेंट है, यह एक नवपाषाणकालीन ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पर प्राचीनतम कृषि के, मेहरगढ़ इसी के लिए तो फेमस है, कृषि के साक्ष्य पाए गए हैं। बस हो गया आपका 30 वर्ड। और इसमें बताइए आपका 2.5 नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत आराम से मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपने लोकेशन को आइडेंटिफाई कर दिया और सबसे बड़ी चीज़ की जो विशेषता है वो आपने बता दी। और भी चीज़ें बता सकते हैं, उपकरण मिले थे, मिट्टी के घर मिले थे, कपास का सबसे पुराना खेती का साक्ष्य यहीं मिला था। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो अगली बार यदि आपसे यहाँ पर पूछ ले, एक तो यहाँ पर तो बस्ती कर दिया, प्रारंभिक ग्रामीण बस्ती, और यहीं पर कर दे अगर लोकेशन यहाँ पर दिया है और लिख दे ताम्रपाषाणकालीन स्थल, 4थे नंबर पे आ जाए ताम्रपाषाणकालीन स्थल, तो आपने तो पढ़ा था, रटा था कि अरे नवपाषाणकालीन स्थल था मेहरगढ़, तो ताम्रपाषाणकालीन कैसे होगा। तो चूकना नहीं है इन चीज़ों से, आपको पढ़ने के टाइम पे ध्यान होना चाहिए कि ये किस किस काल से संबंधित है। तो इस तरीके से यदि आप ध्यान में रख करके, ये देखिए बौद्ध विहार, ये भी पूछ लिया है। तो जो बौद्ध है, गुजरात वाला पोर्शन है, जो आपका गुजरात है, राजस्थान वाला है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चीज़ें। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए अशोक वाला भी है। अब अशोक के अभिलेखों के बारे में यदि आप पता होगा आपको कि कहाँ कहाँ पर ये स्थापित है, तो वहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन हो जाता। अब अशोक के अभिलेखों में क्या होगा,
उससे संबंधित चीज़ें लिख सकते हैं कि उसने उसमें यहाँ पर अधिकारियों के लिए नीति निर्देश जारी किए, ठीक है, या नैतिक व्यवस्था का ज्ञान देता है इनका अभिलेख, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कौन से नंबर का है, 11वें नंबर का है। तब यहाँ पर है 11वां नंबर कहाँ है आपका, ये देखिए यहाँ पर है। तो अब देखिए इसका अगर आपको ये पता होगा तो इसका भी आप आंसर दे जाएंगे कि किसकी बात कर रहा है ये लोकेशन अगर पता होगा कि क्या है, ये कहाँ इस यहाँ पर क्या है। जैसे कि यदि आपको मैपिंग याद होगा तो आप तुरंत अनुमान लगा लेंगे कि वहाँ पर क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। ये देखिए कर्नाटका, तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो कर्नाटका की बात करें तो जाहिर सी बात है कर्नाटका में क्या है आपका, तो वहाँ पर मस्की है कर्नाटका में। तो मस्की के बारे में वो है अशोक का लघु शिलालेख है वहाँ पर। तो उसमें क्या बताया गया है, अशोक का नाम का उसमें उल्लेख किया गया है। तो आराम से आप लिख सकते हैं, चीज़ों को लिख करके आप समाप्त कर सकते हैं। तो अलग से उसमें लिखने के लिए आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप मेंस का तैयारी करते हैं, प्री की तैयारी करते हैं, तो उसमें आपके सारे कंटेंट तैयार हो जाएंगे। बस ज़रूरत ये है आपको कि मैपिंग का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। मैं फिर इसी बात पर जोर देके बता रही हूँ कि मैपिंग का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। यदि मैं इसमें से चलिए मैं 10 का करवाई देती हूँ। यहाँ पर ये पहला है पूरा पाषाणकालीन स्थल। तो पहला तो हमने देख ही लिया, ये रहा डिंडवाना। तो इसके बारे में लिख देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, 10 पॉइंट्स को देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, सॉरी 10 पॉइंट्स नहीं, 10 साइड्स। तो ये था आपका पूरा पाषाण कालीन स्थल। किसकी बात कर रही है, तो कर रही है डिंडवाना की, डिंडवाना, ठीक है। लिखिए इसकी विशेषता, यह है राजस्थान के नागौर जिले में है, नागौर जिले में है। अब इतना आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कहाँ पर है। अब आपको, यदि आपने पूरा पाषाणकालीन स्थल के बारे में पढ़ा होगा, हालांकि मैंने इसका नोट्स भी आपको शेयर किया था, नोट्स के सैंपल भी शेयर किए थे कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, उसकी विशेषताओं को लेकर के मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ वहाँ पर बताई हूँ। तो यहाँ पर यदि आपने वहाँ पर विशेषताओं को अच्छे से लिखा होगा, पढ़ा होगा, या PYQ ही सॉल्व किया होगा, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल गई हैं। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर, जब पूरा पाषाणकालीन स्थल है तो जाहिर सी बात है पत्थर के औजार मिलेंगे। तो लिखिए पत्थर के औजारों का साक्ष्य प्राप्त, ठीक है। फिर यहाँ आ जाइए, कठोर चट्टानों से बने बड़े उपकरण जिसमें कुल्हाड़ी, क्लीवर होते थे। बस हो गया। पूरा पाषाणकालीन की बात कर रहा है तो ये विशेषताएं लिख देंगे आप आराम से। दूसरा देखिए, समाधान पूछा है, ये मध्य पाषाणकालीन स्थल पूछा है। तो यदि मध्य पाषाणकाल की विशेषताओं, मध्य पाषाणकाल की संस्कृति, या मेंस के क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा, हालांकि पेड बैच में ये क्वेश्चन दिया भी गया है बच्चों को। तो यदि बच्चे वहाँ भी इस चीज़ को, इस टॉपिक को पढ़ करके आंसर राइटिंग किए होंगे तो भी इसका आंसर वो आराम से दे सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या था, मध्य पाषाणकालीन स्थल। दूसरा मध्य पाषाणकालीन स्थल किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, ये देखिए। अब दूसरा देखिए, आप सीधा यहाँ आइए, ये देखिए यूपी में है, यूपी। तो मैं यूपी में है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एक चीज़ मैं भूल गई यूपी में, कि महागढ़ा कहाँ है, ठीक है, सराय नाहर कहाँ है,
ये चीज़ें आपको इसका भी लोकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछता है और इनका संबंध जो है मध्य पाषाण काल से भी है और पूरा पाषाण काल से भी है। तो ध्यान रखना यहाँ पर कि मध्य पाषाण काल से किस किस का संबंध है, पूरा पाषाण काल से किसका संबंध है, या मध्य पूरा पाषाण काल से, दोनों का किससे संबंध है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट कर सकता है। तो अभी तो ये जो पूछा है प्रतापगढ़ जिले में पूछा है इसका, ठीक है, इसका प्रतापगढ़ वाला पूछा है, और एक जगह सराय नाहर घोल का भी पूछा है, तो वो भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो मैं बात करी मध्य पाषाणकालीन स्थल का, तो यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है, तो वो क्या है ये, तो सराय नाहर, सराय नाहर राय। अब लिखिए, यह पहचान कर लिया आपने। अब लिखिए, यह है यूपी के, यह है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। अब क्या पता महागढ़ा पूछ ले, मिर्ज़ापुर ज़िले का पूछ ले, तो यूपी में भी कई ऐसी साइट से हैं जो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आपका बनता है, तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे और सारा आपको मिल जाएगा PYQ करेंगे तब, और मणिका आंसर के बुक से। उसके बाद से आप बताइए यहाँ पर, अब ये खुद ही बता रहा है, यहाँ पर कब्र वाला चीज़ यहाँ पर डाला हुआ है कि ये समाधान बता रहा है, तो बताइए समाधान की विशेषता क्या रही होंगी मध्य पाषाण काल, तो समाधान की विशेषताएं क्या रही होंगी, ये देखिए यहाँ पर वही तो पूछा है समाधान, तो बताइए। अब यदि आप विशेषताएं पढ़ेंगे तो बता देंगे कि कब्रों का जो आकार था, कब्रों का आकार छिछला तथा अंडाकार होता था। चलिए, आपको कुछ नहीं पता तो बताइए कि कब्रों में रखी सामग्री से उनके पुनर्जन्म लेकर विश्वास को प्रदर्शित करता है, या आभूषणों से, या जैसे कब्रों में प्राप्त आभूषणों के माध्यम से समाज में कुलीन व गरीब वर्गों का पता चलता। तो अब मान लीजिए कि आभूषण कैसे, तो मान लीजिए कि आभूषण जो है वो सोने का है, क्योंकि आपको पता ही है सोना वगैरह तो होता ही था, या कब्रों की सजावट के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि जो कुलीन वर्ग के लोग रहते थे, जो अमीर होते थे, उनके जो कब्र होते थे वो यहाँ पर, तो मान लीजिए कब्र बन गया, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पाषाणों से सजा के रखते थे, बहुत ही शानदार तरीके से पाषाणों से सजा के रखते थे। वहीं बेचारा जो गरीब रहता था वो अपने परिजन के, जो उसके परिजन होता था जिनकी मृत्यु होती थी, उनके स्मृति के लिए क्या करता था कि बस केवल एक पत्थर ला करके खड़ा कर देता था कि हमने यहाँ पर उनको दफनाया है। तो यहाँ पर आभूषण ना लिख करके आप 1 पॉइंट्स और यहाँ पर आभूषण तो लिख दिए, 1 पॉइंट्स और यहाँ पर वो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि कब्रों की बनावट के आधार पर सामाजिक विभाजन का पता चलता है। इस तरीके से बोल सकते हैं कि जाहिर सी बात है समाज कई वर्गों में विभाजित होगा, यानी ये कब्र सजा हुआ है तो धनी वर्ग का होगा, कब्र के पास एक ही पत्थर हैं तो गरीब तबके का होगा। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, बशर्ते आपको लिखने की कला डेवलप करनी होगी। किताब लिख करके कहाँ तक आप, किताब को पढ़ करके कहाँ तक आप लिखेंगे, ये चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस करने से। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए सारी चीज़ें, आपको मतलब आपका माइंड ऑटोमेटिक काम करेगा कि आगे आपको लिखना क्या है, आपका पेन रुकेगा ही नहीं, ठीक है, पूरी ड्राफ्टिंग तैयार हो जाएगी कि लिखना क्या है। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा देखते हैं, तीसरे पे है नवपाषाणकालीन गर्तावास। तो इसका हमने देख ही लिया, आपको मैं पॉइंट्स भी बता दी, ये बुरजोम की बात कर रहा है। चौथा भी हमने देख ही लिया, बस्ती वाला। 5वें पे आते हैं नवपाषाणकालीन स्थल, ये 5वां है।
देखिए 5वें नंबर का ये इसमें कहाँ है, ये रहा। अब ये कहाँ है, ये केरल में है। तो 5वें नंबर पे आइए, नवपाषाण कालीन स्थल है ना ये, लिखिए नवपाषाण कालीन स्थल। अब आपने पहचान कर लिया जगह का, तो बता दीजिए कि ये केरल में है, केरल में है। अब केरल में कहाँ है ये नहीं आपको पता है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसकी विशेषताओं को जरूर लिखिएगा। वैसे तो है ये केरल के वायनाड जिले में, वायनाड जिले में है, लेकिन यदि आपको ये याद नहीं आ रहा है तो भी आप आराम से इसकी विशेषता ये बता करके इसकी विशेषताओं को लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने इसको तो आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये केरल में है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको लोकेशन पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, अब इसके बारे में लिखिए, नवपाषाण कालीन स्थल है और यहाँ पर क्या है, ये केरल के वायनाड जिले में। तो ये प्राकृतिक गुफा है, ध्यान रखेंगे ये प्राकृतिक गुफा है, तो लिख दीजिएगा ये है प्राकृतिक गुफा है। एक पॉइंट तो आपका यही हो गया, सॉरी, आप यहाँ पर आपको ये बताना ना कि ये केरल में पूछा है, तो ये आपका एडक्कल है, एडक्कल, एडक्कल रॉक शेल्टर गुफा है ये गुफा, इसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि यह है, एक पॉइंट सी हो गया आपका, यह केरल के वायनाड जिले में है। दूसरा आप लिख देंगे कि यह प्राकृतिक गुफा है। तीसरा आप लिख देंगे, अब जाहिर सी बात है गुफा है तो चित्रकारी वगैरह तो होगी, जैसे लॉजिक लगा करके कि यहाँ पर चित्रकारियाँ इसमें नक्काशियाँ की गई हैं। अब रॉक शेल्टर गुफा है तो जाहिर सी बात है नक्काशी होगी, तो यहाँ पर उत्कृष्ट नक्काशियाँ की गई हैं। अब नक्काशी किया गया है तो यह है वहाँ के उस काल के सामाजिक स्थिति को बताता है, कुछ भी लिख दीजिए। अब जाहिर सी बात है गुफा है तो उसमें नक्काशी तो कुछ ना कुछ सोच करके किया गया होगा, सामाजिक स्थिति को बताता है, इस तरीके से। अब इतना ही आ रहा है आपको, बहुत है। इसमें आप बता देंगे कि यहाँ पर मानव जानवरों की आकृतियाँ पाई गई हैं, वो भी आप लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अब चित्रकारी है तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें तो होंगी, तो जहाँ पर भी मानव, बच्चे, जानवर, इन सब की आकृति आएंगी तो वो जाहिर सी बात है सामाजिक स्थिति को बताएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है। फिर आप आ जाइए सीधा यहाँ पर, ये 5वें नंबर का था ना, ये 5। फिर आइए आप 6ठे नंबर पे। अब 6ठे पे देखिए कौन सा है, ये है। अब यहाँ पर भी देखिए नवपाषाण कालीन, ताम्रपाषाण कालीन स्थल, ये नवपाषाण का भी है और ताम्रपाषाण काल से भी संबंधित है। तो नवपाषाण कालीन एवं ताम्रपाषाण कालीन स्थल। अब देखिए ये कहाँ पर है, 6ठे नंबर का है ना ये, हाँ 6ठे नंबर का है। तो अब ढूंढते हैं 6ठा नंबर, ये देखिए यहीं पर है 6ठे नंबर। अब देखिए ये 6ठा नंबर ये है, ये लोकेशन किसका, ये बिहार का है, ये बिहार है, ठीक है, ये 6ठा बिहार। अब देखिए यहाँ पर तो किसकी बात कर रहा है, ये तो चिरांद की बात कर रहा है, चिरांद, चिरांद। अब लिख दीजिए यह बिहार के सारण जिले में है। फिर इसकी एक विशेषता देखिए, यह है लौह युगीन, लौह युगीन, यहाँ लौह युगीन बस्तियाँ पाई गई हैं, ये लिख दीजिए। अब नवपाषाण काल का है तो यहाँ भी उपकरण पाए होंगे, तो हड्डी एवं पत्थर से बने उपकरण यहाँ पर मिले हैं, बस इतना लिख दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अब आइए सीधे आप 7वें नंबर पे। अब 7वां देखिए, हड़प्पन यूनेस्को स्थल। यदि आपने करंट्स को पढ़ा होगा, ये देखिए गुजरात का ही होगा पक्का, ये देखिए 7।
साथ में जो धौलावीरा है, ये धौलावीरा की बात कर रहा है। हड़प्पन क्या था? हड़प्पन यूनेस्को स्थल। यूनेस्को स्थल किसकी बात कर रहा है? धौलावीरा की बात कर रहा है, क्योंकि इसी को हड़प्पा के यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। तो करंट्स में था तो इसलिए इसको पूछ लिया। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो भी चीज़ें करंट्स में रहे उसको ज़रूर हाईलाइट कर लें। जैसे कि अभी राखी गढ़ी रहा है, राखी गढ़ी इसकी खुदाई की गई है, तो काफ़ी सारे मात्रा में पुरातात्विक साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है यहाँ से, तो ये आपका पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये हड़प्पा कालीन साइट्स भी हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी हड़प्पा काल के स्थल हैं वहाँ से चीज़ों को पूछेगा। ये है तो एक, लेकिन वो क्या करेगा कि देखेगा कि हड़प्पा काल में और कौन कौन से साइट्स हैं, तो उनमें से वो पूछेगा। तो ये चीज़ें भी ध्यान होनी चाहिए आपको कि जो भी करंट्स में रहे उससे रिलेटेड उसके सारे इन्फॉर्मेशन को आपको कलेक्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। तो ये धौलावीरा में है, आप लिख दीजिए इसकी विशेषता क्या थी। तो यहाँ पर यह है कहाँ पर? सबसे पहले यह गुजरात के कच्छ में है। यहाँ पर अब जो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य पाए गए थे, इसी को लिख दीजिए आप। यहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य पाया गया है। दूसरा लिख दीजिए, दूसरा पॉइंट्स, यहाँ पर स्टेडियम के भी, राइटिंग पे मत जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, शब्द पे ध्यान दीजिएगा ताकि आप लोग नोट्स बना लीजिए इसको, के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। बस इतना लिख के आगे आ जाइए, सीधे आप आ जाइए आप 8वें नंबर पे। तो 8वें पे देखिए कौन है? महापाषाणकालीन समाधान स्थल। अब देखिए यहाँ पर भी वही पूछा है, मध्य पाषाणकालीन ये पूछा है, सॉरी मध्य, अब ये देखिए महापाषाणकालीन पूछ लिया। महापाषाणकालीन समाधान स्थल, महापाषाणकालीन समाधान स्थल, ये कहाँ पे है? 8वां, ये है आपका। तो ये देखिए ये मस्की है, और यहाँ भी देखिए क्या कर लिया, ये भी वही है, कर्नाटका में ही है। ये देखिए कर्नाटका में ये भी है, 11वां भी आपका कर्नाटका में भी है। लेकिन इसको क्या पूछा था? 11वें पे क्या पूछ लिया था इसने? 9, 10। ये देखिए अशोक का अभिलिखित प्रतिमा स्थल, अब ये भी मस्की में है और ये भी मस्की में है, लेकिन अभिलेख कहाँ है? और ये पाषाण वाला वो पूछ लिया आपका, ये कब्र कहाँ है वो पूछ लिया। तो अब आपको यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, ये किस ज़िले में है। दूसरा, इनका लोकेशन किस शिलालेख के ऊपर है, और ये इधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि क्या पता इसका अदर भी नाम दिए हों बुक में और आपसे पूछ ले, तो जिला ज़रूरी है। जैसे कि यदि मैं इसकी बात करूँ, ये अशोक के शिलालेख का, तो ये कंगनहल्ली में है। ये मुझसे गलत हो गया है, मैं मस्की बोली हूँ। देखिए मस्की नीचे है, ये कंगनहल्ली में है, कंगनहल्ली, ठीक है, ये मुझसे गलत हो गया है। तो ये कंगनहल्ली में है, जिसमें उसके नाम का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये नीचे है 8वें नंबर का, तो ये भी आपका कर्नाटक में है, लेकिन ये है मस्की, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तो उन्होंने दिया है, लेकिन जिला अलग कर दिया है। अब यहाँ पर हमको ये आइडेंटिफाई करना था कि कंगनहल्ली कहाँ है और मस्की कहाँ है, ठीक है, क्योंकि स्टेट एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो ज़िले हैं वो अलग अलग हैं, तो उन ज़िलों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये मस्की है, तो यहाँ से मिला है आपका ये समाधान स्थल, तो मस्की। अब लिखिए इसके बारे में। पहला, यह
कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। अब समाधान है तो बता दीजिए, वही विशेषताएं बताएगा, बस सेम वही चीज़ हो जाएगी यहाँ पर भी। 9वें नंबर पे आइए। नौवें नंबर पे क्या है आपका यहाँ पर, ये भी मैंने आपको बता ही दिया, द्वितीय संगम स्थल। 10वें पे आ जाइए आप। दसवें पे क्या है आपका 10वें पे? अच्छा, इसका भी मैंने बता ही दिया आपको, प्रारंभिक सातवाहन राजधानी। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। प्राचीनतम सातवाहन राजधानी किसकी बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है धान्य कटक की। धान्य कटक आपने आइडेंटिफाई कर दिया। अब यहाँ बताइए कि यह है आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित है। सॉरी, आंध्र प्रदेश का जिला दिखाना ना हमको। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ बताइए, यह है सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी थी, ये लिख दिया आपने। और इन्होंने यह भी लिख दीजिए कि सातवाहनों के द्वारा दक्कन पर शासन किया गया था। बस, और भी सातवाहन के बारे में आप पढ़े हैं तो एक दो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैपिंग तैयार करना है। जो जो चीज़ें आपको बताई हैं कि आपको क्या ध्यान में रख करके पढ़नी है, उन चीज़ों का आप विशेष करके ध्यान रखें। ठीक है, और एक तो लोग बताते हैं कि आप यहाँ से लाइन खींचिए, पहले तो आप यहाँ बनाइए कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, फिर इसको आप नंबरिंग कीजिए 1 2, फिर आप यहाँ से कहाँ तक ये खींचिए, इधर मिलाइए, ये खींचिए, इधर मिलाइए, यहाँ से ले जा करके यहाँ मिलाइए, फिर यहाँ से काटिए। तो इन सब चक्कर में मत पड़िएगा। इन सब के चक्कर में पढ़ने का मतलब है कि ना तो चीज़ें आपको याद होंगी अच्छे से, और ना ही आप याद कर पाएंगे इतनी सारी चीज़ें। क्योंकि एक तो आप लाइन खींचिए, फिर जा कर के आप नंबरिंग कीजिए, फिर लिखिए कि यहाँ पर 9 पाषाणकालीन स्थल है 1 नंबर पर, 2 नंबर पर ये है। क्या पता कि अगले मैपिंग में जहाँ पर ये 9 पाषाण काल था, यहाँ पर पाषाण काल आ गया, तो आपको ध्यान होगा, करे मैंने तो 1 नंबर पर 9 पाषाण काल पढ़ा था। या वहाँ जा कर के अब यही मैप ही ऐसे आपको दे दे, ये ऐसे वो करके ये मैप दे दे आपको, तो आप वहाँ पर 5 मिनट इसी में निकाल दीजिए कि मैंने लाइन खींची कहाँ से कहाँ तक थी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, बिल्कुल भूल से भी ये गलती आपको नहीं करना है। ये लाइनिंग वाइनिंग खींच के पढ़ने वाला आप टाइम नहीं है। अब आपको हॉलिस्टिक वे में तैयारी करनी है, तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए, पढ़िए, जो जो चीज़ें बताई गई हैं ध्यान से उसको सुनिए और ध्यानपूर्वक उस चीज़ को पूरी ईमानदारी से पूरा कीजिए। यदि उसके बाद भी आपको डाउट्स हो रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।